भाइयों, आज की कहानी डर की हदें पार कर जाती है। एक होटल जिसका नाम है अंबरमन, जहां तीसरी मंजिल पर जाने की सख्त मनाही है। कहते हैं वो मंजिल बंद है, पर कुछ रातों में वहां से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। दिया का पहला दिन था, लेकिन उसने वो दरवाजा खोल दिया जिसे कभी खोलना नहीं चाहिए था, और तभी शुरू हुआ मौत और श्राप का खेल। इंडोनेशियाई हॉरर की वो कहानी जहां हर लाइट के टिमटिमाने के साथ एक नया डर जन्म लेता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। और याद रखिए, इस होटल में परछाई भी आपकी नहीं होती। बूढ़ी औरत उसे तुरंत तीसरी मंजिल पर कभी न जाने की चेतावनी देती है। वो बताती है कि तीसरी मंजिल का नवीनीकरण चल रहा है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जल्द ही दिया अपना काम शुरू कर देता है। उसने दरवाजे पर कान लगाया और एक हल्की सी आवाज सुनी। क्या कोई अंदर बंद है? उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह कसकर बंद था। जैसे ही वो हार मानकर जाने वाला था, दरवाजा अपने आप खुल गया। सीढ़ियों से एक बासी गंध आजी थी, जो दर्शाती थी कि उसे लंबे समय से साफ या रख रखाव नहीं किया गया था। शोकपूर्ण आवाज सुनकर दिया डरा नहीं, बल्कि उसने तीसरी मंजिल की लाइट जला दी। वो आवाज का पीछा करते हुए सीढ़ियों के आखिरी कमरे तक गया, एक बिना नंबर वाला कमरा। हालांकि किसी ने जवाब नहीं दिया। अपनी जिज्ञासा को रोक ना पाने के कारण दिया ने धीरे से दरवाजा खोला। वहां एक व्यक्ति खून से लथपथ बैठा था, आईने के सामने। उस व्यक्ति ने दिया से 4 शब्द फुसफुसाए। दिया उनका अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गया। दिया ने अपनी बेटी को अपनी आप बीती सुनाई। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ हुई अजीबोगरीब घटनाओं के साथ दिया को लगा कि ये तीसरी मंजिल पर मौजूद व्यक्ति से संबंधित हो सकता है। उसकी बेटी ने उसे सलाह दी कि वह इसके बारे में ज्यादा न सोचे और मन को शांत करने के लिए प्रार्थना करे। लेकिन जैसे ही उसने आधी प्रार्थना की, बिजली चमकी और बाहर बादलों की गड़गड़ाहट हुई और बत्तियां लगातार टिमटिमाती रहीं। एक भयानक आकृति सीधे शीशे से रेंगती हुई बाहर निकली। अपने पीछे कुछ भयानक महसूस करते हुए सीढ़िया का शरीर अनायास ही कांप उठा। जब उसने पीछे देखने की हिम्मत जुटाई तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। निडर होकर सीढ़िया तुरंत बिस्तर पर लेट गया। खुद को पूरी तरह से कंबल से ढक लिया, मानो तभी उसे थोड़ी सुरक्षा मिल सकती थी। लेकिन तभी एक आवाज अचानक उसके कानों में पड़ी। उसकी बेटी शोर से उठकर जांच करने के लिए दौड़ी। दरवाजा खोलकर उसने एक भयानक दृश्य देखा। सीढ़िया की जिंदा खाल उधेड़ दी गई। होटल पहुंचते ही उसके दादा दादी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके रहने की व्यवस्था की। उनका घर होटल के ठीक बगल में था। होटल का अंतिम रूप से अधिग्रहण करने से पहले उसकी दादी ने रेना और उसके पति को तीसरी मंजिल के पास न जाने की चेतावनी दी थी, ये तर्क देते हुए कि तीसरी मंजिल का नवीनीकरण चल रहा था। रेना ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उस शाम जब वो अपना दिमाग साफ करने के लिए छत पे गई तो उसने देखा होटल की तीसरी मंजिल पर लाइटें जल रही थीं। दादी ने साफ साफ कहा था कि तीसरी मंजिल का नवीनीकरण चल रहा है और वहां कोई नहीं रहता, तो लाइटें क्यों जल रही थी? उत्सुकतावश रेना अकेली तीसरी मंजिल पर गई। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, उसे अंदर से एक करुण चीख सुनाई दी। रेना को लगा कि अंदर कोई बंद है, इसलिए उसने ताला तोड़ दिया और हथौड़े से दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही रेना ने दाल्हान की लाइटें जलाईं, टिमटिमाती रोशनी बेहद डरावनी और भयानक लग रही थी। आवाज का पीछा करते हुए वो बिना नंबर वाले कमरे में पहुंची। रेना ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हताश होकर उसने जबरन दरवाजा खोला। शीशे के सामने एक औरत बैठी थी जिसने पूरी तरह सफेद कपड़े पहने थे। रेना को अंदर आते देखकर उसने वही 4 शब्द कहे। रेना को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। ये देखकर कि उस औरत को मदद की जरूरत नहीं है, रेना ने दरवाजा बंद किया और चली गई। अगले दिन जब रेना अपनी बहन को स्कूल ले जाने वाली थी, तो उसने मुड़कर देखा और कार की खिड़की पर खून से लाल रंग का ई बना हुआ था। यह सोचकर कि यह कोई शरारत है, उसने इधर उधर ढूंढा, लेकिन अपराधी नहीं मिला। जब रेना ने दोबारा देखा तो खून से लाल शब्द गायब हो गए थे और नंबर ने मानो किसी तरह का टाइमर चालू कर दिया हो। दादी को पता चला कि रेना तीसरी मंजिल पर गई थी और उसने वो अजीब शब्द सुने और उनका चेहरा एकदम बदल गया। इसी दौरान वेटर के अजीब तरीके से मौत की खबर तेजी से फैल गई और पुलिस ने होटल को अपनी जांच का मुख्य केंद्र बना लिया। 2 पुलिस अधिकारियों को दादी से पूछताछ करते देख रेना ऊपर जाने ही वाली थी कि अचानक रिसेप्शन का फोन बज गया।
कमरे नंबर 13 में एक ग्राहक रेना से तुरंत विदाई तौलिया लाने के लिए कह रहा था। रेना के तौलिया लाने के बाद ग्राहक ने कहा कि वो कपड़े धो रहे हैं। नहाने का बहाना बनाकर रेना ने ग्राहक से बिस्तर पर तौलिया रखने को कहा। हालांकि काफी देर तक कोई जवाब न मिलने पर जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, उसे अचानक बाथरूम से रोने की आवाज सुनाई दी। रेना को लगा कि ग्राहक परेशानी में है, इसलिए उसने विनम्रता से पूछा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। रेना अपने आप को रोक नहीं पाई और धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला, लेकिन वह खाली पाया। रेना इतनी डर गई कि उसने तुरंत फोन रख दिया। यह कंफर्म करने के लिए कि कमरा भरा है या नहीं, रेना ने रिसेप्शन पर फोन किया। रिसेप्शन ने रेना को बताया कि कमरे नंबर 13 खाली है और किसी ने चेक इन नहीं किया है। यह सुनकर रेना वहीं स्तब्ध रह गई। तो फिर अभी बाथरूम में कौन था? रेना को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सहरन सी महसूस हुई। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, पर्दों के पीछे एक आकृति खड़ी दिखाई दी। रेना नीचे झुकी और साफ देखने की कोशिश करने लगी। अचानक उसके सामने का कालीन हिल गया। चौंक कर रेना ने उसे बताया कि अभी क्या हुआ था। माइक ने हिम्मत जुटाई और कमरे में गया, लेकिन वह काली था। होटल में हुई शावर की घटना के बारे में सब जानते थे और कर्मचारी इतने डरे हुए थे कि वे सब एक एक करके चले गए। यह देखकर कि सच्चाई अब और नहीं छिप सकती थी, दादी ने आखिरकार रेना को सच बता दिया। ये सब तीसरी मंजिल की वजह से शुरू हुआ था। 6 साल पहले रेना के पिता ने यह होटल खोला था। रिनोवेशन के दौरान एक कर्मचारी ने वह कमरा खोला और एक महिला को देखा जिसका शरीर बर्फ की तरह सफेद था, लेकिन आंखें खून जैसी लाल थी। तब से उस कर्मचारी के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। 3 दिन बाद उसकी रहस्यमय तरीके से खाल उधेड़कर हत्या कर दी गई। उस दौरान उसने किसी ओझा से परामर्श नहीं लिया, लेकिन ओझा को अंदर भयानक दुष्ट आत्मा का आभास हो गया था। उसकी हिम्मत कमरे को छूने की भी नहीं थी। ओझा ने उन्हें सलाह दी कि वे इसे बंद कर दें और इसे कभी न खोलें। इसलिए दादी और बाकी लोगों ने तीसरी मंजिल को बंद कर दिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कहानी की शुरुआत में वेटर गलती से तीसरी मंजिल का दरवाजा खोल देगा और सच्चाई का कुछ हिस्सा जान लेगा। रेना तीसरी मंजिल को बंद रखना चाहती थी और अपनी बहन को उस कमरे में नहीं जाना देना चाहती थी, लेकिन अगले दिन उसकी बहन ने रेना को बताया कि उसने लिया को पहले चेतावनी नहीं दी थी। श्राप से मुक्ति पाने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए रेना और उसकी बहन उस व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़े। ओझा ने उन्हें बताया कि जब तक वे उस दुष्ट आत्मा का नाम नहीं जानते तब तक वह शक्तिहीन है, वो उससे संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। ओझा ने यह भी बताया कि उनके पास केवल 3 दिन हैं, उसके बाद वे अपने पूर्वजों की तरह मर जाएंगे। रेना और बाकी लोगों ने पूरी रात जानकारी ढूंढी, लेकिन कई तरीके आजमाने के बाद भी उन्हें उस दुष्ट आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तीसरी मंजिल पर रोशनी देखकर रेना को अचानक एक प्रेरणा मिली, शायद वहां कोई रहस्य छिपा हो। रेना शुरुआत में सुराग ढूंढने के लिए अकेले उस कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन माइक और बाकी लोग चिंतित थे और उसके पीछे चले गए। रेना ने घबराकर दरवाजा खोला। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, वे लगभग सुन सकते थे। हालांकि सभी अपनी अपनी धड़कनों से डरे हुए थे, फिर भी उन्हें अपने डर को दबाना पड़ा और 3 दिन बाद आने वाले श्राप को तोड़ने के लिए कमरे की तलाशी लेनी पड़ी। रेना को बेड के नीचे एक टूटी हुई टाइल मिली। जब उसने उसे पलटा तो उसके नीचे फटा हुआ नोट मिला। यह फटा हुआ नोट शायद बुरी आत्माओं से जुड़ा हो। नोट पाकर रेना ने देखा कि लिया बार-बार दीवार पर अपना सिर पटक रही थी। रेना तुरंत उसे खींचने गई, लेकिन जो आवाज उसने सुनी वो साफ तौर पर उसकी बहन लिया की नहीं थी। तभी लिया एक अजीबोगरीब मुद्रा में दीवार पर लटक गई और रेना पर झपटी। माइक दौड़कर अंदर आया और लिया को खींचने की कोशिश की, लेकिन लिया की ताकत अविश्वसनीय थी, उसका संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही लिया ने अपना ध्यान वापस रेना की ओर लगाया, माइक पीछे से उससे टकरा गया। गिरने से लिया चौंक कर जाग गई और बुरी आत्मा उनके सामने फिर से प्रकट हो गई। जानी पहचानी आवाज सुनकर तीनों ने जल्दी से एक दूसरे को कमरे से बाहर निकाल लिया। माइक, जिस पर पहले कभी श्राप नहीं लगा था, अब खुद भी श्रापित हो गया था। रेना को जो नोट मिला था उस पर फरिश्ता लिखा हुआ था। दोनों ने काफी देर तक उसे पढ़ा, लेकिन उसका मतलब समझ नहीं पाए। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद कभी यहाँ कोई दुष्ट आत्मा रही हो। उनकी बातचीत सुनकर दादा दादी ने 2 और नोट निकाले जो उन्हें दूसरे कमरों की सफाई करते समय बेड के नीचे मिले थे। उन्होंने सभी कमरों की तलाशी ली और सभी नोट मिल गए। नोटों को जोड़कर एक पत्र बनाया गया जिसकी विषय वस्तु एक प्रेम पत्र जैसी थी। पता चला कि यह प्रेम पत्र रेना के पिता ने छोड़ा था। नोट पर दिए गए सुरागों का पीछा करते हुए वे एक गांव पहुंचे। जब रेना और अन्य लोगों ने गांव के मुखिया को दुष्ट आत्मा के रूप के बारे में बताया तो वह कुछ नाराज से लग रहे थे और बिना कुछ कहे चले गए। मुखिया के जाने के बाद मुखिया की पत्नी ने चुपके से रेना को बताया कि जिस रूप का उन्होंने वर्णन किया था वह असल में गांव के मुखिया की बेटी थी, जिसका नाम मैनोर था। कई साल पहले मैनोर का जन्म यहीं पर हुआ था। अपने असामान्य रूप के कारण गांव के लोग उसके साथ भेदभाव करते थे। कुछ लोग तो उसे पुनर्जन्म लेने वाली राक्षसी भी मानते थे। जब वह 20 साल की थी, गांव छोड़ने के बाद वह कभी वापस नहीं आई।
जंगल में खोई हुई मैनोर की मुलाकात रीना के पिता से हुई। दयालुता दिखाते हुए रीना के पिता मैनोर को वापस अपने होटल ले गए। हालांकि साथ बिताए गए समय के दौरान दोनों के मन में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो गईं। एक दिन रीना के पिता व्यापार के सिलसिले में जकार्ता चले गए। प्रतीक्षा करते समय मैनोर ने रीना के पिता द्वारा भेजे गए पत्रों को अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया, ताकि जब वे फिर से मिले तो वे लुका छिपी खेल सकें। हालांकि उसके बाद से रीना के पिता कभी वापस नहीं आए। हताश होकर मैनोर ने रीना को जकार्ता में ढूंढा, लेकिन जब उसे रीना के पिता मिले तो वे पहले ही किसी और के पति बन चुके थे। इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण रेनॉल ने होटल की तीसरी मंजिल पर आत्महत्या कर ली। दुष्ट आत्मा का नाम जानने के बाद रेनॉयर ने अन्य लोगों ने फिर से ओझा की तलाश की। ओझा ने अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग करके दुष्ट आत्मा से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा का आक्रोश इतना प्रबल था कि ओझा शक्तिहीन हो गया। अंत में दुष्ट आत्मा ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। अब उनकी मदद करने वाला एकमात्र व्यक्ति चला गया था। जब परिवार पूरी तरह से परेशान था, तभी लिया को अचानक अपने पिता द्वारा लिखे गए पत्र मिले। बक्से में उन्हें रेनायर के लिए एक अंगूठी भी मिली। पता चला कि रेहे के पिता ने रेनायर को नहीं छोड़ा था। वह काम के लिए नहीं बल्कि सगाई की अंगूठी लेने जकार्ता गई थी। हालांकि वापस आते समय कुछ हुआ। कार दुर्घटना के कारण उसकी यादाश्त चली गई, जिससे उसकी अप्रत्याशित शादी हो गई। जब उसे अपनी यादाश्त वापस मिली और वह रेनॉयर को खोजने वापस लौटी, तो उसने पाया कि रेनॉयर ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली है। रेना के पिता दुखी होकर रेनॉयर के शरीर को दफना दिया और फिर गायब हो गए। सच्चाई जानने के बाद ग्रुप ने दुष्ट आत्मा के क्रोध को शांत करने की योजना बनाई। रेना और मैनोर दोनों अंगूठियां पहनकर दुष्ट आत्मा की कब्र ढूंढने निकल पड़े। हालांकि उन्हें यह पता भी नहीं था कि दुष्ट आत्मा उनका पीछा कर रही थी, क्योंकि रेना के पिता ने दीवार पर बेर के फूल का निशान बना दिया था। उन्हें जल्द ही कब्र मिल गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोदा, माइक अचानक बदल गया। वह दुष्ट आत्मा के वश में हो गया। रेना ने कोई दया नहीं दिखाई और उसे मार डाला। हालांकि निर्णायक क्षण में रेना ने बच्चे के हाथ में अंगूठी पहना दी। दुष्ट आत्मा को सच्चाई का पता चलने के बाद उसका आक्रोश अंततः शांत हो गया। दुष्ट आत्मा के नियंत्रण से मुक्त होकर माइक भी होश में आ गया। रेना और अन्य लोगों पर लगे श्राप के हटने के बाद वे फिर से शांतिपूर्ण जीवन में लौट आए।